हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का हाइड्रोजन बैच। इसमें हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स। और इस यूनिट का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। भी स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। मतलब ये जो पार्ट है विटामिन्स का, आप कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा था, 9, 10th में पढ़ा था, 11th में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और बायोलॉजी वाले बच्चे तो इसे पढ़ते ही रहते हैं विटामिन्स को। और न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ते रहते हैं, डीएनए आरएनए नाम सुना होगा। ठीक है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ेंगे। थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल समझने पर फोकस करो, लिखना नहीं है। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना यदि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो। और एप्लीकेशन पर हो तो एप्लीकेशन के बच्चों को तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें तो स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हर तरह के नोट्स उनके पास हैं, हैंड रिटन भी हैं और ये बोर्ड वाले भी हैं। ठीक है बेटे, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। विटामिन्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखना हर एक चीज को। ठीक है, जहां मैं कहूंगा वहां स्क्रीनशॉट लेते रहना, या जहां आपको मौका मिलता है वहां स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबसे पहले बात करेंगे बेटे आज हम विटामिन की। इंग्लिश में भी इसका नाम विटामिन ही है। देखो क्या होते हैं विटामिन्स, ये एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। यानी विटामिन्स क्या है, पोषक तत्व। आपको सबको पता है कि पोषक तत्व वे भोजन के आवश्यक अंग होते हैं जो भोजन में होने बहुत जरूरी हैं। यदि हमारे भोजन में पोषक तत्व हैं तो हम अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक विटामिन भी है हमारे। और पोषक तत्व याद करने के लिए मैंने आपको कई बार एक निमोनिक सिखाया, एक ट्रिक सिखाया है। और वो ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, प्रोचिका खविज। अब कुछ बच्चों के याद आ गया होगा कि हाँ सर बताया था आपने, बिल्कुल याद है, प्रोचिका खविज। ये बहुत बढ़िया शब्द है बेटे। ये पोषक तत्वों का शॉर्टकट ट्रिक है। पोषक तत्वों में एक तो प्रोटीन, प्रो से प्रोटीन, ची से चिकनाई, चिकनाई का मतलब तेल या वसा, का से कार्बोहाइड्रेट, ख से खनिज लवण, वै से विटामिन जो अब हम पढ़ रहे, और जैसे जल। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि हमें भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होने चाहिए हमारे भोजन में, या कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो आपको बताना है कि भोजन में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व होने अत्यंत आवश्यक हैं। फिर वो पूछ लेगा कि 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं हमें, तो आपको जवाब देना कि 6 पोषक तत्व इससे याद रख लो आप, प्रोची का खनिज, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो हमने यहाँ लिखा विटामिन में कि ये एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक लिखा ना? देखो ये वी का मतलब क्या है, इसका वी का मतलब विटामिन। अच्छा, एक परिभाषा दी गई कि जीवित निकायों में पाए जाने वाले एमीन्स को विटामिन्स कहते हैं। मतलब वीटा शब्द आया सजीव से, जीवित से। ठीक है, वीटा। और एमाइंस आया किससे, एमाइंस आया एमीन से। एमीन तो पता है आपको, RnH2, RnH2 ये प्राइमरी अमीन है, या RRNH ये क्या है, सेकेंडरी अमीन, या RRRN ये क्या है, टर्सरी अमीन। ठीक है, तो सजीवों के अंदर या जीवित निकायों में पाए जाने वाले जो एमीन्स हैं उन्हें हम विटामिन कह सकते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। क्या नाम था, फंक। फंक, अंक की बिंदी जरूर लगा देना। फंक ने बताया, ये जो नाम जो दिया था ना विटामिन, ये फंक ने ही दिया था। और इसका संधि विच्छेद उन्होंने करा था वाइटल प्लस एमाइंस, इससे बना था विटामिन। वाइटल का मतलब सजीवों के, सजीवों से संबंधित। एमाइंस का मतलब ये NH2, NH या N, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। अमीन तो पढ़ रखे हैं सारे, एमाइन कह दो या अमीन कह दो। ठीक है बेटे, एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी विटामिन जंतुओं में या सजीवों में नहीं बनते हैं। मतलब मेरे शरीर के अंदर कोई लिमिटेड विटामिन होंगे, जितने भी सजीव हैं, सजीव का मतलब जंतु या पेड़ पौधे। ऐसा नहीं है कि कोई जंतु या पेड़ पौधा ऐसा हो जिसके अंदर सारे विटामिन हो।
कुछ विटामिन उनके अंदर बन सकते हैं, बाकी उन्हें लेने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे अपने भोजन के रूप में। ठीक है, तो मतलब कहने की बात यह है कि यहां तक हमारा विटामिन का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। क्या पढ़ाया मैंने आपको विटामिन में? सबसे पहले बताया कि ये एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। फिर बताया जीवित निकायों में पाए जाने वाले एमीन्स को विटामिन्स कहते हैं। फिर बताया फंक नामक वैज्ञानिक ने यह नाम दिया था विटामिन, जिसका मतलब था वाइटल प्लस एमाइंस, सजीवों में पाए जाने वाले एमाइंस। और सभी विटामिन जंतुओं में या सजीवों में नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विटामिनों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ विटामिन का। विटामिन बेटे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिनमें से पहला प्रकार है वसा में घुलनशील विटामिन। वे विटामिन जो वसा में, वसा का मतलब तेल या वसा, फैट, उसमें घुल जाते हैं। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, याद रखो, ए, डी, ई, के, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में। ठीक है, इनकी खासियत ये होती है ये शरीर में उत्सर्जित नहीं होते हैं, यानी ये शरीर से बाहर नहीं निकलने के हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन ए है तो वो बना रहेगा। डी बी, ई बी, के बी, बहुत कम हानि होती है इनकी, इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है देखो, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये शरीर से उत्सर्जित नहीं होते हैं। विटामिन ए ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है, यदि कमी है तो फिर तो लोगे। विटामिन डी को बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, ई को और के को, क्योंकि ये हैं बेटे वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, इन्हें ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते, उत्सर्जित नहीं होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो, अब दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वे तो थे वसा में घुलनशील, दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील हैं बी, सी और एच। और जब जल में घुलनशील है तो हमारे मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। तो इसलिए समय समय पर इन विटामिन को हमें खाते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। देखो, जल में घुलनशील हैं, ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें लगातार ग्रहण करते रहना चाहिए, यानी ऐसा भोजन करते रहना चाहिए जिनमें विटामिन बी, सी और एच हो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। देखो, अब है असली पॉइंट जो आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बायोलॉजी वाले बच्चों ने तो पढ़ाई होगा हमेशा। हमने यहाँ एक सारणी बनाई जिसमें यहाँ विटामिन लिखा हुआ है, यहाँ उसका सोर्स कहाँ से मिलेगा और कमी से होने वाले रोग। ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं बहुत तेजी से लेके चलूंगा, इसे ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा किसी चीज के। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं या जीरोफ्थॉल भी कहते हैं। इसका फार्मूला याद रख सकते हो, C20H30O। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल और जीरोफ्थॉल भी होता है। ये विटामिन ए हमें कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, यानी मछली के यकृत का तेल, मांस, अंडा, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम, इन सब से मिलता है विटामिन ए। ठीक है, और इनकी कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी तो पता है, रात का अंधापन, जब दिन में तो दिखाई देता है, रात को नहीं दिखाई देता, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है। संक्रमण के लिए प्रतिरोध घटना, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो घट जाती है विटामिन ए की कमी से। शिशुओं में वृद्धि मंद होना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट स्लो स्पीड में होने लगता है विटामिन ए की कमी से। त्वचा का शुष्क होना, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है विटामिन ए की कमी से। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग या लक्षण हैं। फिर आते हैं हम विटामिन B1 पर, जिसे कहते हैं थायमीन या एन्यूरिना। ठीक है, विटामिन B1 हमें मिलेगा चावल की छीलन से। वैसे तो चावल के ऊपर से वो जो छीलन होती है वो पॉलिश उसे उतार देते हैं, ये स्पेलर वाले जो चावल को अलग करते हैं ना, धान से जो चावल को अलग करते हैं, वे उसके ऊपर से पॉलिश उतार देते हैं। पर चावल की छीलन जो है उसमें होता है विटामिन B1। खमीर में होता है, जिसे ईस्ट भी आप कहते हो। दूध में होता है, पनीर में, अंडा, मांस, हरी सब्जियों में सब कुछ होगा।
ये सब विटामिन B1 के सोर्स हैं। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग ऐसा होता है कि उसमें जो हमारी स्किन है ना, फेस फेस की स्किन पर बच्चों को होता है ज़्यादातर बेरी बेरी, उस पर जो है ना वाइट वाइट स्पॉट हो जाते हैं, जिन्हें कुछ लोग कहते हैं कि इसके मुंह पे तो सीप हो रहे, सीप फेस के ऊपर। ठीक है। और रीज़न पुराने लोग बताया करते थे कि इसके फेस पर सीप इसलिए हो रहे क्योंकि इसने सूरज की तरफ को मुंह करके टॉयलेट करा होगा, इसलिए इसके फेस पे बहुत सारे वाइट वाइट स्पॉट हो गए। सच्चाई यह है कि विटामिन B1 की कमी है, उसे बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए। ठीक है। भूख नहीं लगना, भूख भी नहीं लगती ऐसे बच्चों को। पेशियां कमजोर, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन B1 की कमी से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर आता है हमारा विटामिन B1 का भाई विटामिन B2, जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 भी हमें कहाँ से मिलता है? चावल की छीलन से मिलेगा, खमीर से मिलेगा। देखो ये भी खमीर से था। दूध से ज़्यादातर विटामिन हमें मिलते हैं, अंडे से मिलेगा, पनीर, मांस, हरी सब्जियां, इन सब से विटामिन B2 मिलता है। और इसकी कमी से किलोसिस होते हैं। किलोसिस जिसे कहते हैं होठ फट रहे, इसके तो होठ फट रहे। तो यदि होठ फट रहे तो विटामिन B2 की कमी है। ठीक है। जीभ पर दाने, जीभ पर दाने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे कुछ लोग कहते हैं इसका तो मुंह आ रहा, मुंह मुंह आना। मुंह आना का मतलब थोड़ा बहुत नमक मिर्च वाला खाना भी खाओगे तो बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाला लगेगा। तो विटामिन B2 की कमी से होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो, विटामिन B2 के बाद एक है विटामिन B3। अब आया हमारा विटामिन B3, जिसे कहते हैं नियासिन, इसका नाम है विटामिन B3 का। यह हमें यीस्ट से मिलता है, यकृत से मिलता है, चावल से मिलता है, जौ से मिलता है, मक्का यानी मकई, ठीक है, जैसे भुट्टा या कुकड़ी भी कहते हैं, उससे भी मिलता है। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है और तंत्रिका तंत्र भी खराब हो जाता है। नर्वस सिस्टम, हमारी नसें काम नहीं करती सही। नर्व को, तंत्रिकाओं को, नर्व सेल्स को, तंत्रिका कोशिकाओं को मोटी भाषा में कहा जाता है नसें। इसकी तो नसें खराब होगी। नसें का मतलब नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है। उसके बाद आते हैं विटामिन B6 पर, जिसे पिरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 आपको ईस्ट में मिलेगा, चावल में मिलेगा, मक्का में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, अंडे में, मांस, मछली, दूध, ताजी सब्जियां, इन सब में विटामिन B6 मिलता है। विटामिन B6 की कमी से रक्त अल्पता, ठीक है, अरक्तता या रक्त अल्पता हो जाती है, जिसे कहते हैं खून की कमी, एनीमिया भी कहते हैं इसे। और मरोड़ पड़ना यानी ऐठन, पूरी बॉडी में जो है दर्द होने लगता है, ऐठन होने लगती है विटामिन B6 की कमी से। फिर आता है विटामिन B12, जिसे कहते हैं साइनोकोबालामीन। बहुत बढ़िया है विटामिन B12। यह आपको मांस, मछली, अंडा, दही और दूध में मिलेगा, हरी सब्जियों में नहीं होता विटामिन B12। ठीक है। मांस, मछली, अंडा यदि कोई नहीं खा सकता, वेजिटेरियन है मेरी तरह, तो वो दही और दूध का तो प्रयोग कर सकता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दही और दूध का प्रयोग करो, बहुत काम का विटामिन है। इसकी कमी से बेटे प्राणासी अरक्तता यानी जान लेने वाला एनीमिया, खून की इतनी कमी हो जाती है कि आदमी मर ही जाता है। और HB की कमी, HB कहते हैं हीमोग्लोबिन की। RBC का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। और आप विटामिन B12 की कमी से बेटे और पता क्या होता है, यहाँ नहीं लिखा। विटामिन B12 की कमी से हमारा नर्वस सिस्टम भी सही काम नहीं करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। जैसे यहाँ विटामिन B3 की कमी से होता है ना नर्वस सिस्टम प्रभावित, इसी तरीके से विटामिन B12 की कमी से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद अगला है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल भी एक विटामिन है जो हमें यीस्ट से, यकृत से, गुर्दे से, अंडे से, मांस से, केला, नींबू और हरी सब्जियों से मिलता है फोलिक एसिड। और इसकी कमी से चर्म रोग यानी स्किन की डिजीज हो जाती हैं, त्वचा के रोग, बाल झड़ने लगते हैं और लकवा हो जाता है। ठीक है, लकवा तो पता है आपको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जिसे पैरालाइसिस कहते हैं, पैरालाइसिस। ठीक है, शरीर के किसी अंग का काम करना बंद कर देना, यह भी एक तरह का नर्वस सिस्टम में कमी ही है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का ही रोग है ये भी। फिर आता है विटामिन C, जिसे कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C आपको सारे खट्टे फलों से मिलेगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसके। जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सब में विटामिन C होता है। संतरा, मौसमी, नींबू, पत्ता गोभी में भी होता है, टमाटर में भी होता है और हरी सब्जियों में विटामिन C।
विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी में पता क्या होता है? स्कर्वी में हड्डियां तो हो जाती हैं भंगुर। भंगुर माने लचीली नहीं रहती, चटक जाएंगी। मोड़ोगे तो चटक जाएंगी, जैसे चौक होती है ना बोर्ड पे लिखने वाली, मुड़ती नहीं, चटक जाती है। मसूड़े फूल जाते हैं स्कर्वी में, खून चलने लगता है मसूड़ों में से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह को ब्रश करेंगे उनके मुंह में से, मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी की कमी है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दांत गिरने लगते हैं, ठीक है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तो ये लक्षण देख के अपने अंदर ही ढूंढने मत लग जाना लक्षण। क्योंकि कुछ बच्चे जब जब भी ऐसी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, तो बच्चा अपने अंदर ही जी ये तो लक्षण मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो आपके अंदर लक्षण है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है इसमें। आप वो विटामिन सी यूज करना शुरू कर दो। विटामिन सी की कमी बच्चों में होती है ज्यादातर। ब्रश करने पर मसूड़ों से खून आने लगता है बच्चों के, ठीक है, तो विटामिन सी की कमी है। खट्टे फल खाओ, और इतने भी ना खाओ कि नजला जुकाम ही हो जाए, ये भी ध्यान रखना। नींबू का प्रयोग करना है तो आप गर्म पानी में कर सकते हो नींबू का प्रयोग, उसमें थोड़ा शहद भी डाल लो, ठीक है। फिर है विटामिन डी, जिसे कहते हैं कैल्सीफेरोल, इसका नाम है। आपको पता है विटामिन डी धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मछली के यकृत का तेल, कॉड लीवर ऑयल से भी मिलता है विटामिन डी। और दूध से भी मिलता है विटामिन डी। इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स या सूखा रोग में क्या होता है? हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं और कमजोर बहुत ज्यादा। थोड़ा सा चोट लगी एकदम टूट जाती है हड्डी, इसे कहते हैं सूखा रोग। फिर है विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन ई आपको मिलेगा गेहूं के अंकुर का तेल, ठीक है, जिसे जर्म ऑयल कहते हैं। गेहूं का जब उगेगा ना गेहूं, उसमें से जर्मिनेशन होगा, मूला अंकुर निकलेगा, तो उसके अंकुरों का जो ऑयल है उसे कहते हैं जर्म ऑयल। उसमें विटामिन ई होता है। पिनोले के तेल में होगा, सूरजमुखी के तेल में होगा, और अंडे में विटामिन ई होगा। विटामिन ई की कमी से रोग होता है बंध्यता, यानी माता पिता ना बन पाना, यानी संतान का सुख ना ले पाना। तो जिनमें विटामिन ई की कमी होगी ना, वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। विटामिन ई की कमी से भी हो जाती है प्रॉब्लम। और पेशियों में कमजोरी, मसल्स हो जाती हैं कमजोर विटामिन ई की कमी से, ठीक है। फिर है विटामिन के, जिसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन विटामिन के आपको मिलेगा पालक में, पत्ता गोभी में, गाजर में, पत्तेदार सब्जियों में, सब में विटामिन के मिलेगा। और इसका कमी से रक्त का थक्का न बनना। जब चोट लगेगी ना कहीं, तो चोट लगने पर खून बहता रहेगा, जमने का नहीं, थक्का नहीं जमने का, यदि विटामिन के की कमी होगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया बेटे? तो ये थे हमारे विटामिन्स। विटामिन्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अपना, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक शब्द आया न्यूक्लियस से, नाभिक। तो ऐसे एसिड जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, देखो जरा ध्यान से क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे बेटे, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा यह है कि न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए तो न्यूक्लिक अम्ल है ज्यादातर केंद्रक में। केंद्रक के बाहर भी हैं बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल। अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं, यानी माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने का काम इन्हीं का ही होता है, न्यूक्लिक एसिड का। आपको सबको पता है डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए टेस्ट ही तो होता है हमेशा कि ये बच्चा किसका है। आपने मूवीज में देखा होगा या अखबारों में या न्यूज में सुना होगा कि डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला ये बच्चा उसका है, ठीक है। तो डीएनए अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और दो प्रकार के होते हैं बेटे न्यूक्लिक अम्ल। इनमें पहला तो होता है डीएनए, जिसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इंग्लिश में कह सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये खाली राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की खासियत ये होती है कि केवल केंद्रक में मिलेगा आपको, और आरएनए आपका कोशिका द्रव्य में मिलेगा। किस में मिलेगा? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए, इनका संगठन क्या होता है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं डीएनए और आरएनए। तो हेडिंग है न्यूक्लिक अम्ल का संगठन।
तीन घटक होते हैं बेटे, तीन चीजें होती हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। किसी भी न्यूक्लिक एसिड में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। अब वे तीन चीज कौन कौन सी हैं वो देखना है हमें। किसी भी न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं वो देखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी भी न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से कितनी चीज होती हैं? तीन। वे तीन चीज कौन कौन सी हैं उन्हें समझो ध्यान से जरा। ठीक है, ये प्रकार के ऊपर यहां कर लेना इसे सही। देखो न्यूक्लिक एसिड में तीन चीज कौन सी होती हैं पहले वो बता देता हूं मैं आपको। पहला तो ये लिखा हुआ है शर्करा, दूसरा लिखा हुआ है नाइट्रोजन युक्त क्षारक, ठीक है, और तीसरा ये है फास्फेट समूह। तो तीन चीज होती हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। अब समझा दूं इन्हें तीनों को। तीन घटक, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था हमने, यही तो समझना। सबसे पहला घटक क्या है? शर्करा। तो बेटे सबसे पहले हमें समझना है कि न्यूक्लिक एसिड में एक तो होता है शर्करा, शुगर। और न्यूक्लिक एसिड में शुगर दो तरह का होता है, ये लिखा हुआ है दो प्रकार का शुगर, दो प्रकार का शर्करा होता है न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए। एक तो होता है बेटे जिसे कहते हैं डी माइनस राइबोज। डी माइनस राइबोज तो ये बना रखा शुगर। शुगर कार्बोहाइड्रेट ही तो है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको ऐसी संरचना बनवाई थी ना, देखो कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, ठीक है, ऐसी संरचना बनवाई थी। तो ये है डी माइनस राइबोज, और ये दूसरा शर्करा है 2D ऑक्सी डी माइनस राइबोज। ये तो डी माइनस राइबोज है और डी माइनस राइबोज तो ये भी है, ये खाली डी माइनस राइबोज है, पर इसमें इतनी चीज फालतू जुड़ गई 2D ऑक्सी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है? दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। डिफरेंस है ये दूसरे कार्बन पर, देखो दूसरा कार्बन ऊपर H नीचे OH, इसके दूसरे कार्बन को देखो ऊपर H और नीचे भी H। यानी यहां से क्या गायब हो गया? इसमें ऑक्सीजन था, इसमें है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब हमने डी ऑक्सीडेशन कर दिया। जब ही तो लिखा यार डी ऑक्सी, 2D ऑक्सी इसलिए तो लिखा, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन हटा दी गई है। तो ये भी डी माइनस राइबोज, डी माइनस राइबोज, पर इसके दूसरे कार्बन पर जो यहाँ OH ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन है नहीं, डी ऑक्सीडेशन कर दिया हमने, डी ऑक्सीडेशन, जिसे आप रिडक्शन भी कह सकते हो। तो हमें पता चल गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है शर्करा या शुगर। और शर्करा दो प्रकार की होती हैं, एक तो डी माइनस राइबोज, एक 2D ऑक्सी डी माइनस राइबोज। मतलब इनकी संरचना बनाने के लिए पेपर में आ जाती है ना कि आप स्ट्रक्चर बना दो कैसा होता है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बनवा रहा आपको यहाँ। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज क्या होती है? पहला तो शर्करा, दूसरी चीज होती है नाइट्रोजन युक्त क्षारक। नाइट्रोजन युक्त क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। उसमें से पहला प्रकार कौन सा है? पहला है पिरिमिडीन व्युत्पन्न, ठीक है। ध्यान रखना नाइट्रोजन युक्त क्षारक दो प्रकार के होते हैं, और उनमें पहला है पिरिमिडीन व्युत्पन्न। और पिरिमिडीन व्युत्पन्न यानी पिरिमिडीन डेरिवेटिव खुद तीन प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? पिरिमिडीन व्युत्पन्न तीन प्रकार के ये हैं तीन प्रकार के। देखो एक तो है यूरेसिल, और एक है साइटोसिन, और एक है थायमीन। इन तीनों के नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, और यदि आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटवाना तो तीनों के स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, क्योंकि किसी की भी संरचना एग्जाम में पूछी जा सकती है इनमें से। जैसे यूरेसिल की संरचना, साइटोसिन की और थायमीन, तीनों का संरचना देख लो आप। तीनों में एक षटभुज बना हुआ, यहाँ NH, यहाँ N और यहाँ N है ना? N देखो है ना? तीनों में यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। जब आप यूरेसिल और थायमीन को देखोगे तो इनकी संरचनाएं लगभग एक जैसी हैं, एक ही डिफरेंस है बस। इन दोनों, इसे बनाना सीख लो, इसे बनाना सीख लिया तो इसे भी बना दोगे, इसे भी। देखो यूरेसिल में क्या होता है, इस यहाँ NH है, यहाँ O है, यहाँ NH है, ठीक है। ONH ONH, देखो थायमीन ONH ONH, मिल गई एक चीज। यूरेसिल और थायमीन में
यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यूरेसिल में यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, जबकि थाइमीन में यहाँ CH3 है बस। तो ये दो तो संरचनाएं बनी जाएंगी यूरेसिल और थाइमीन की, उसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ही तो जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, बाकी तो सब कुछ ज्यों का त्यों है। साइटोसिन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई यहां जहां O है इसमें O है, यहाँ NH2 है, ठीक है। बाकी यहाँ N था, यहाँ इसमें NH था, इसमें भी NH, इसमें N है। O की जगह तो दोनों के O की जगह इसमें NH2 आ गया, NH की जगह N आ गया, O की जगह O ही है, NH की जगह NH ही है। डबल बॉन्ड इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ आया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया ना, ये हाइड्रोजन हट गया, खाली N है। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा इसमें पार्ट होता है प्यूरीन व्युत्पन्न। प्यूरीन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं बेटे। एक तो प्यूरीन व्युत्पन्न होता है एडिनिन, नाम याद रखने जरूरी हैं, और एक होता है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन दोनों की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। दोनों की संरचना ये प्यूरीन से बने हुए हैं दोनों, प्यूरीन व्युत्पन्न यानी प्यूरीन से प्राप्त हुए हुए। ये वाला हिस्सा तो दोनों में एक जैसा है, जो साइड में दूसरी रिंग है देखो एक जैसा है बिल्कुल। इसमें आ जाओ क्या अंतर है, इसमें इसके पास भी यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ है, ठीक है। इसमें यहाँ NH2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ NH है तो यहाँ सिर्फ N है, उसमें NH था। और इसमें ऊपर डबल बॉन्ड O है और इसमें NH2 है, ये डिफरेंस है। एडिनिन और ग्वानिन में ये डिफरेंस होता है। तो ये प्यूरीन व्युत्पन्न है। आ जाओ आगे आ जाओ। मतलब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, नोट आ गया देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, ले लिया? चलो आ जाओ आगे आ जाओ। देखो बेटे ध्यान ये रखना है, ये नोट देखो क्या लिख रखा है। थाइमीन केवल DNA में पाया जाता है तथा यूरेसिल केवल RNA में पाया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। हमेशा बताता हूं कि नोट या ब्लॉक में जितनी भी बातें मैं आपको सिखाता हूं वे सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना कि थाइमीन तो मिलेगा केवल DNA में और यूरेसिल मिलेगा केवल RNA में। तीसरा पार्ट मैंने बताया था आपको फास्फेट समूह। फास्फेट समूह का मतलब फास्फेट ग्रुप PO4 ट्रिपल नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो PO4 3 के ऊपर ऋणावेश से एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, 3 हिस्से होते हैं। एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको, किसी भी न्यूक्लिक एसिड में कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से, और वे तीनों हिस्से आपको पता होने चाहिए। ये लिखा हुआ न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। पहला घटक शर्करा, शर्करा 2 तरह की बताई, एक तो राइबोज, एक 2-डीऑक्सी राइबोज। दूसरा पार्ट होता है नाइट्रोजन युक्त क्षारक, ये 2 प्रकार के हैं, पिरिमिडीन व्युत्पन्न जो 3 तरह के हैं, और एक प्यूरीन व्युत्पन्न जो 2 तरह के हैं। 5 तरह के हो गए नाइट्रोजनी क्षारक। और फिर बताया फास्फेट समूह PO4 ट्रिपल नेगेटिव। अब इनसे मिलके बनता है बेटे, देखो अब हमें पढ़नी नई चीज, न्यूक्लियोसाइड्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स? जब आपके पास एक शर्करा हो यानी शुगर हो और एक नाइट्रोजनी क्षारक हो, जब एक शर्करा एक नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब है जब एक शर्करा एक नाइट्रोजनी क्षारक के साथ मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, ये तो एक शर्करा बना दी, जैसे मैंने अभी बनाई थी शर्करा 2 तरह की। एक शर्करा है और ये एक क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। ये शर्करा है और ये नाइट्रोजनी क्षारक है। तो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक जब आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
ले लिया। अब न्यूक्लियोसाइड कब बना? शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक। न्यूक्लियोसाइड से बड़ी चीज होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स। हमें पता है कि शर्करा और क्षारक जब आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। शर्करा और क्षारक के साथ यदि फास्फेट भी जुड़ जाए, ये तीन चीज ही तो होती हैं भाई, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, यानी न्यूक्लिक अम्ल कोई सा भी हो, चाहे आरएनए हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने बताया इसका संगठन कि इसमें कितने हिस्से होते हैं, तीन घटक होते हैं, एक शर्करा, एक अक्षारक, एक फास्फेट। तो जब शर्करा, क्षारक और फास्फेट तीनों मिल जाएंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। या शर्करा और क्षारक को आप कुल मिलाकर कह सकते हो न्यूक्लियोसाइड। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, तीन चीज जोड़नी है हमें। शर्करा, लो जी बीच में तो शर्करा बना दी पीले रंग से, ठीक है। एक अक्षारक, ये बना दिया अक्षारक नीले रंग से, तीन तरह के अक्षारक बना के दिखाए थे मैंने आपको। और ये फास्फेट, ये जोड़ दिया PO4। ठीक है, ये तीनों चीज जब आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड सिर्फ इतना है। यदि मैं इतने को पूछूंगी ये क्या है बताओ, शर्करा और अक्षारक क्या है? शर्करा और अक्षारक है न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में आपका फास्फेट भी जुड़ गया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो डिफरेंस आपके समझ में आ ही गया होगा। हमने एक तरफ तो लिखा है न्यूक्लियोसाइड और एक तरफ लिखा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? जब क्षारक में शर्करा जुड़ती है। और न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट या फास्फोरिक एसिड जुड़ता है। जैसे न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल न्यूक्लियोसाइड का जो हमें याद रखना है वो याद रखना है एडिनोसाइन। इसे एडिनोसिन भी कहते हैं, एडिनोसाइन भी कह दो, एडिनोसाइन। एडिनोसाइन जब बनता है जब एडिनिन और राइबोज आपस में मिलते हो, एडिनिन और राइबोज। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें एडिनिन जो है ना बेटे वो तो है क्षारक और राइबोज शुगर है, शर्करा है। तो जब क्षारक और शर्करा आपस में मिलेंगे तभी तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। दूसरा न्यूक्लियोसाइड है ग्वानोसाइन। ग्वानोसाइन नाम से पता चल रहा है, एडिनोसाइन का मतलब एडिनिन प्लस राइबोज, ग्वानोसाइन का मतलब ग्वानिन प्लस राइबोज। इसी तरीके से साइटिडीन का मतलब साइटोसिन प्लस राइबोज। इसी तरीके से डीऑक्सीथाइमीन का मतलब थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज। आपको पता है कि जो शर्करा है दो तरह की होती है, एक तो राइबोज, एक डीऑक्सीराइबोज। भाई डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन ही तो निकाल दिया था बाहर दूसरे कार्बन पे से, जब तो 2 डीऑक्सीराइबोज कहते हैं इसे। तो ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में हमें फास्फेट या फास्फोरिक एसिड जोड़ना। जैसे पहला एग्जांपल है एडिनाइलिक अम्ल। एडिनाइलिक अम्ल एक न्यूक्लियोटाइड है। एडिनाइलिक अम्ल में एडिनोसाइन तो होगा न्यूक्लियोसाइड, देखो ये रहा एडिनोसाइन, ये एडिनोसाइन। और साथ में क्या होगा? फास्फोरिक एसिड H3PO4। एडिनोसाइन यहां से उठाया मैंने, एडिनोसाइन। इसे पूरा तोड़ के लिख सकते हो आप। एडिनोसाइन की जगह लिख सकते हो एडिनिन प्लस राइबोज, एडिनिन प्लस राइबोज प्लस फास्फोरिक एसिड। आप इसे तोड़ के लिख दो। एडिनोसाइन को कैसे लिखोगे? एडिनिन प्लस राइबोज, एडिनिन प्लस राइबोज प्लस फास्फोरिक एसिड, बन जाएगी एडिनाइलिक अम्ल। दूसरा एग्जांपल है इसका ग्वानाइलिक अम्ल। देखो इसमें ग्वानोसाइन होगा, ग्वानोसाइन और फास्फोरिक एसिड। आप चाहो तो ग्वानोसाइन को ऐसे लिख सकते हो ग्वानिन प्लस राइबोज। तीसरा होगा साइटिडाइलिक अम्ल। साइटिडाइलिक अम्ल साइटिडीन होगा और साइटिडीन के साथ क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल। अब साइटिडीन की जगह आप साइटोसिन और राइबोज लिख सकते हो, इसी की जगह साइटोसिन प्लस राइबोज प्लस फास्फोरिक अम्ल। और चौथा एग्जाम्पल है यूरिडाइलिक अम्ल। यूरिडाइलिक अम्ल में यूरिडीन होगा और फास्फोरिक अम्ल होगा। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। देखो अब मुझे पता आज इतना ही पढ़ाना है, बाकी पढ़ाई कल करेंगे हम।
अब मुझे पढ़ाना है डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर। संरचना के बारे में बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 लेक्चर में। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।